चैप्टर 6 पोषण न्यूट्रिशन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यह कथन सही है। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल कथन 2 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, यह कथन सही है। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आधुनिक विज्ञान में प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पोषण स्तर का अध्ययन, कैंसर रोग को समझना, पौधों में आनुवंशिक विभिन्नता का पता लगाना और विभिन्न रोगों के विरुद्ध नई दवाइयां निर्मित करना, यह सभी सही है। आधुनिक विज्ञान में प्रोटियोमिक्स की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पोषण स्तर का अध्ययन, कैंसर रोग को समझना, पौधों के आनुवंशिक भिन्नता का पता लगाना और विभिन्न रोगों के विरुद्ध नई दवाइयां निर्मित करना, यह सभी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 यह सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है। मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है। मटर। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। विटामिन। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज। वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। मूंगफली। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। मूंगफली। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी और विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है। विटामिन बी3 और विटामिन सी। पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः किन विटामिनों की कमी से होता है। विटामिन बी3 और विटामिन सी। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। विटामिन डी। कोलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। विटामिन डी। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। विटामिन डी। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। आयरन, रक्त, कैल्शियम, हड्डी, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, सोडियम, तंत्रिका आवेग, यह सभी सही सुमेलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 2, 3, 4 और 5 सही सुमेलित है। निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित है। आयरन, रक्त, यह सही सुमेलित है। कैल्शियम, हड्डी, यह भी सही सुमेलित है। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल सही सुमेलित है। सोडियम, तंत्रिका आवेग, यह भी सही सुमेलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। CO2। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। CO2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खनिज दिए गए हैं और सूची 2 में उनके मुख्य स्रोत दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। लौह, पालक, पोटेशियम का मुख्य स्रोत है केला एवं खजूर। आयोडीन का मुख्य स्रोत है आयोडीन युक्त सामान्य नमक और कैल्शियम का मुख्य स्रोत है दूध एवं अंडे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में खनिज के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके मुख्य स्रोत दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। लौह का मुख्य स्रोत है पालक,
पोटेशियम का मुख्य स्रोत है केला एवं खजूर, आयोडीन का मुख्य स्रोत है आयोडीन युक्त सामान्य नमक और कैल्शियम का मुख्य स्रोत है दूध एवं अंडे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है? त्वचा में। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है? त्वचा में। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने में के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान खमीर ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान खमीर ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विटामिन और सूची 2 में उनका रासायनिक यौगिक दिया गया है। इसका हम लोग मिलान कर लेंगे। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल और विटामिन ई टोकोफेरॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में विटामिन और सूची 2 में रासायनिक यौगिक दिए गए हैं। इसका मिलान कर लेंगे। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कार्बिक अम्ल और विटामिन ई टोकोफेरॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 3/5 कार्बोहाइड्रेट। एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा एवं 1/5 कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी में। निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी में। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? क्रमशः स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? क्रमशः स्टार्च व ग्लाइकोजन के रूप में। निम्न में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है? मैग्नीशियम। रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। रासायनिक तौर पर रेशम के रेशे मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी होना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी होना निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी के कमी से। चैप्टर 7 रोग एवं प्रतिरक्षा, डिजीज एंड इम्यूनिटी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विटामिन और रोग दिए गए हैं। उपयुक्त युग्म में से कौन सा या से सुमेलित है या है? कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोमलेशिया या सुमेलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी केवल 3 सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है? कैल्सीफेरॉल, ऑस्टियोमलेशिया या सुमेलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। विटामिन बी12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? इसकी कमी एनीमिया का कारण बन सकती है या सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। विटामिन बी12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? इसकी कमी एनीमिया का कारण बन सकती है या कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी केवल कथन एक सही है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किसके कार्य का सूचक है? मस्तिष्क। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम किसके कार्य का सूचक है? मस्तिष्क। निम्नलिखित बीमारियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किसका या किनका कारक विषाणु यानी वायरस है? डेंगू, रक्तस्रावी बुखार और जापानी मस्तिष्क शोध का। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 का। निम्नलिखित बीमारियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किसका या किनका कारक विषाणु या वायरस है? डेंगू, रक्तस्रावी बुखार और जापानी मस्तिष्क शोध का। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? डिनियसिस।
निम्नलिखित रोगों में से किसका कारक वायरस नहीं है? डिनियसिस। यदि कोई विश्व में विभिन्न महाद्वीपों देशों में तेजी से फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक। यदि कोई विश्व में विभिन्न महाद्वीपों देशों में तेजी से फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक। एड्स, क्षय रोग और मलेरिया GFATS से लड़ने हेतु वैश्विक कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है? यह सरकारों, नागरिक समाजों, निजी क्षेत्रों और रोगों से प्रभावित लोगों के बीच एक साझेदारी है। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल कथन 2 सही है। एड्स, क्षय रोग और मलेरिया GFATM से लड़ने हेतु वैश्विक कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? यह सरकारों, नागरिक समाजों, निजी क्षेत्रों और रोगों से प्रभावित लोगों के बीच एक साझेदारी है। यह कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एड्स, रेबीज, धनु स्तंभ, हैजा, हेपेटाइटिस बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एड्स, रेबीज, धनु स्तंभ, हैजा और हेपेटाइटिस बी। इन सभी रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस। बच्चों में क्वाशियोर्कर रोग किस कारण से होता है? आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों में क्वाशियोर्कर रोग किस कारण से होता है? आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा की पर्याप्त मात्रा किंतु प्रोटीन की कमी के कारण। केनाइन डिस्टेंपर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? यह विषाणु जनित रोग है। यह सही है। यह रोग हवा के साथ साथ संक्रमित शरीर से होने वाले श्रवण द्वारा भी फैलता है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। केनाइन डिस्टेंपर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? यह एक विषाणु जनित रोग है। यह कथन सही है। यह रोग हवा के साथ साथ संक्रमित शरीर के होने वाले श्रवण द्वारा भी फैलता है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? स्कर्वी नहीं है, सिफिलिस है, गोनोरिया है और हेपेटाइटिस बी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? स्कर्वी नहीं है, सिफिलिस, गोनोरिया और हेपेटाइटिस बी है। यदि किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फोलिक अम्ल की टीकिए यानी टैबलेट लेने की सलाह देता है तो वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? अरक्तता। यदि किसी व्यक्ति के रोग के निदान के पश्चात चिकित्सक रोगी को लौह एवं फोलिक अम्ल की टीकिया यानी टैबलेट लेने की सलाह देता है तो वह व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है? अरक्तता। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीन्स से प्रतिजैवी यानी एंटीबायोटिक उत्पादक कवक फंगस की खोज की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जीन्स से प्रतिजैवी एंटीबायोटिक उत्पादक कवक फंगस की खोज की? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? पीलिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? पीलिया। निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है? निपाह वायरस संक्रमण का नामकरण मलेशिया के एक गांव के नाम पर हुआ है। यह कथन सही है। यह रोग फ्रूट बैट द्वारा संचारित होता है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। निपाह वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह सही है या है?
निपाह वायरस संक्रमण का नामकरण मलेशिया के एक गांव के नाम पर हुआ है। यह कथन सही है। यह रोग फ्रूट बैट द्वारा संचारित होता है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है एक स्ट्रैंडेड आरएनए। एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ है एक स्ट्रैंडेड आरएनए। निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण एडल्ट्रेशन के कारण ड्रॉपसी रोग होता है? सरसों का तेल। निम्नलिखित में से किसमें अपमिश्रण एडल्ट्रेशन के कारण ड्रॉपसी रोग होता है? सरसों का तेल। तपेदिक टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह जीवाणु के कारण होता है। यह सही है। तपेदिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से संचारित होता है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। तपेदिक टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यह जीवाणु के कारण होता है। यह सही है। तपेदिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से संचारित होता है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? प्रतिजीवाणु सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? प्रतिजीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मलेरिया नहीं है, न्यूमोनिया है, टाइफाइड है, धनु स्तंभ, टिटनस है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मलेरिया नहीं है, न्यूमोनिया है, टाइफाइड मियादी बुखार है, धनु स्तंभ, टिटनस है। पेनिसिलिन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणु इस प्रतिजैविक को बीटा लैक्टामेज नामक एंजाइम द्वारा निम्नीकृत कर सकते हैं। पेनिसिलिन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पेनिसिलिन प्रतिरोधी जीवाणु इस प्रतिजैविक को बीटा लैक्टामेज नामक एंजाइम द्वारा निम्नीकृत कर सकते हैं। हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक रोग है जो संदूषित भोजन या जल का सेवन करने से होता है। हैजा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक रोग है जो संदूषित भोजन या जल के सेवन करने से होता है। विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। किसी भी विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों मौजूद नहीं होते हैं। यह कथन सही है। विषाणु के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। यह कथन भी सही है। चिकनगुनिया और डेंगू विषाणु जनित बीमारी है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1, 2 और 3 तीनों सही है। विषाणु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। किसी भी विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों मौजूद नहीं होते हैं। यह कथन सही है। विषाणु के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहा जाता है। यह कथन भी सही है। चिकनगुनिया और डेंगू विषाणु जनित बीमारियां हैं। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा फैलता है जिससे डेंगू फैलता है। यह कथन सही है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा फैलता है जिससे डेंगू फैलता है। यह कथन सही है। जीका वायरस रोग का लैंगिक संचरण होना संभव है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। H1N1 विषाणु का निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? स्वाइन फ्लू। H1N1 विषाणु का निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? स्वाइन फ्लू। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? चेचक, स्मॉल पॉक्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी केवल 3। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस रोग या किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? चेचक, स्मॉल पॉक्स का। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। शग्न मिशन इंद्रधनुष IMI के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से सही है या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेंगे दोनों कथनों को, इसमें से कौन सा सही है।
इसका उद्देश्य 2 साल से कम आयु के प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण करना है। यह कथन सही है। इसकी निगरानी प्रगति नामक एक विशेष पहल के अंतर्गत की जाएगी। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। शग्न मिशन इंद्रधनुष IMI के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका उद्देश्य 2 साल से कम आयु के प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण करना है। यह कथन सही है। इसकी निगरानी प्रगति नामक एक विशेष पहल के अंतर्गत की जाएगी। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण पर पारगमन किसके माध्यम से होता है। संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के शरीर में पहुंचने से। एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण पर पारगमन किसके माध्यम से होता है। संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के शरीर में पहुंचने से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या है। रोग और रोग वाहक दिए गए हैं। देखते हैं इसमें से कौन सुमेलित है। हैजा, घरेलू मक्खी या सुमेलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल एक सुमेलित है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या है। हैजा, घरेलू मक्खी या सुमेलित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। H5N1। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। H5N1। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं इन सभी में से कौन वेक्टर जनित बीमारियां हैं। निद्रा रोग है, मलेरिया है, लसिका फाइलेरिया भी है, रिफ्ट वैली ज्वर है, पीत ज्वर है और जीका भी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी वेक्टर जनित बीमारियां हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। निद्रा रोग, मलेरिया, लसिका फाइलेरिया, रिफ्ट वैली ज्वर, पीत ज्वर और जीका यह सभी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ई कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है। मानव आंत में। ई कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है। मानव आंत में। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग मच्छर के काटने से फैल सकता है। यह कथन सही है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग मच्छर के काटने से फैल सकता है। यह कथन सही है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार ब्लैक फीवर नामक बीमारी होती है। प्रोटोजोआ परजीवी। निम्नलिखित में से किसके कारण काला जार ब्लैक फीवर नामक बीमारी होती है। प्रोटोजोआ परजीवी। रोटावैक टीके रोटावैक वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। यह रोटा वायरस के कारण बाल्यावस्था में होने वाले डायरिया से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह कथन सही है। यह भारत का पूर्णतः स्वदेश विकसित पहला टीका है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्री क्वालिफाइड घोषित किया गया है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। रोटावैक टीके रोटावैक वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। यह रोटा वायरस के कारण बाल्यावस्था में होने वाले डायरिया से सुरक्षा प्रदान करेगा। यह कथन सही है। यह भारत का पूर्णतः स्वदेश विकसित पहला टीका है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्री क्वालिफाइड घोषित किया गया है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। इंडोनेला स्कैंसिस क्या है। जीवाणु जो पीईटी प्लास्टिक को पचाने में सक्षम हो।
इंडोनेला स्कैंसिस क्या है? जीवाणु जो पीईटी प्लास्टिक को पचाने में सक्षम हो। पीईटी प्लास्टिक, पॉलीथिलीन टेरिफ्थालेट। पीईटी प्लास्टिक, पॉलीथिलीन टेरिफ्थालेट। प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? एचआईवी संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं, यह कथन सही है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं, यह कथन भी सही है। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जा सकता है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। प्रतिरक्षा तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? एचआईवी संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करते हैं, यह कथन सही है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को दर्शाते हैं, यह कथन भी सही है। टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाया जाता है, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपने जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, यह कथन सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं, यह कथन सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को हम लोग सुमेलित करेंगे। प्लेग, जीवाणु, एड्स, विषाणु, गंजापन, कवक और मलेरिया प्रोटोजोआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग सूची का मिलान कर लेंगे। प्लेग, जीवाणु, एड्स, विषाणु, गंजापन, कवक, मलेरिया प्रोटोजोआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से रोग विषाणु जनित है? मस्सा, वार्ड्स, एचआईवी, यह दोनों रोग विषाणु जनित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? मस्सा, वार्ड्स और एचआईवी, यह दोनों रोग विषाणु जनित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। हैजा, विब्रियो कॉलेरी, प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, तपेदिक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। हैजा, विब्रियो कॉलेरी, प्लेग, पास्चुरेला पेस्टिस, तपेदिक, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सुमेलित है या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए देख लेंगे। नेत्र दोष और उनके व्याख्या दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन सुमेलित है एक एक करके देख लेंगे। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, यह सही है। प्रेसवायोपिया क्या होता है? दृष्टि के निकट बिंदु का धुंधला पड़ना, यह भी सही है।
हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। यह भी सही है। तीनों कथन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ऐसे सुमेलित है या है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष। यह सही है। प्रेस्वायोपिया क्या है? दृष्टि के निकट बिंदु का धुंधला पड़ना। यह भी सही है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष होता है। यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। खसरा रूबेला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? चलिए एक एक करके सभी कथनों को देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सही है। खसरा और रूबेला दोनों ही विषाणु के कारण होते हैं। यह कथन सही है। रूबेला विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यह गंभीर जन्मजात दोष पैदा कर सकता है। यह कथन भी सही है। खसरे से एमोनिया, दस्त और इंसेफेलाइटिस जैसी द्वितीयक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। खसरा रूबेला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? खसरा और रूबेला दोनों ही विषाणु के कारण होते हैं। यह कथन सही है। रूबेला विशेष चिंता का विषय है क्योंकि यह गंभीर जन्मजात दोष पैदा कर सकता है। यह कथन भी सही है। खसरे के न्यूमोनिया, दस्त और इंसेफेलाइटिस जैसी द्वितीयक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस को बीएमडी यानी बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी। डेंगू बुखार पित्त ज्वर किस रोगवाहक द्वारा फैलता है? एडिस एजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार पित्त ज्वर किस रोगवाहक द्वारा फैलता है? एडिस एजिप्टी मच्छर। काला आजार ब्लैक फीवर का संचार किससे होता है? शिक्का मक्खी। काला आजार ब्लैक फीवर का संचार किससे होता है? शिक्का मक्खी। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। काली खांसी का बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है काली खांसी का। चैप्टर 8 कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसीज का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 206। नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है? 300। नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है? 300। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? मैक्रो। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? मैक्रो। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? अस्थिबंध लिगामेंट से। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? अस्थिबंध लिगामेंट से। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापना हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापना हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है?
कंडरा, पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? कंडरा। अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? मेटाकार्पल्स। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? मेटाकार्पल्स। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? स्तनियों की अस्थियों में। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? स्तनियों की अस्थियों में। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? पाइरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल। कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? पाइरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल। हमारे शरीर के भाग का अधिकतम भाग किसके कारण होता है? जल। हमारे शरीर के भार का अधिकतम भाग किसके कारण होता है? जल के कारण। वक्षीय पिंजर थोरैक केज का निर्माण किन अंगों से होता है? ओरोस्थी, कशेरुकाएं एवं पसलियां। वक्षीय पिंजर थोरैसिक केज का निर्माण किन अंगों से होता है? उड़ेस्थी, कशेरुकाएं एवं पसलियां। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है स्टेपीज व फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः है स्टेपीज व फीमर। स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है? तंतुमय ऊतक। स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है? तंतुमय ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आयोडीन आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन आवश्यक है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? जबड़े में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे हम लोग। मानव खोपड़ी स्कल में 29 अस्थियां होती है। मेरुदंड स्पाइनल कोड में 33 अस्थियां, पसलियां यानी रिब्स में 24 अस्थियां और उड़ोस्थी यानी स्टर्नम में 1 अस्थि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को हम लोग सूची 2 से सुमेलित कर लेंगे। मानव खोपड़ी स्कल में 29 अस्थियां, मेरुदंड स्पाइनल कोड में 33 अस्थियां, पसलियां यानी रिब्स में 24 अस्थियां और उड़ोस्थी यानी स्टर्नम में 1 अस्थि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। यह कथन असत्य है। अस्थि संधियां अस्थियों के जुड़ने वाले स्थलों पर स्थित होती है। यह सत्य है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: पूर्ण, अपूर्ण तथा अचल संधि। यह कथन भी सत्य है। मनुष्यों की गर्दन यानी नेक में धुरी अथवा खुंटी संधि पाई जाती है। यह कथन भी सत्य है। अस्थि संधियों के विषय में असत्य कथन का पहचान कीजिए। मनुष्य के घुटनों की अस्थि संधि अपूर्ण संधि का उदाहरण है। यह कथन असत्य है। अस्थि संधियां अस्थियों के जुड़ने वाले स्थलों पर स्थित होती है। यह सत्य है। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: पूर्ण, अपूर्ण तथा अचल संधि। यह भी सत्य है। मनुष्यों की गर्दन यानी नेक में धुरी अथवा खुंटी संधि पाई जाती है। यह कथन भी सत्य है। फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? वक्षीय पिंजर में। फॉल्स रिब्स तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में पाई जाती है? वक्षीय पिंजर में। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20। मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? 20। निम्नलिखित में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? सांप में। निम्नलिखित में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? सांप में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से हम लोग मिला लेंगे। उड़ोस्थी, ब्रेस्ट बोन, स्टर्न, जत्रुक, कोलर बोन, क्लेविकल, जानु फलक, नी कैप,
पैटेला और स्कंद फलक यानी शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। उड़ोस्थी यानी ब्रेस्ट बोन स्टर्न, जत्रुक यानी कॉलर बोन क्लेविकल, जानू फलक यानी नी कैप पैटेला, स्कंद फलक यानी शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुमेल नहीं है। टिटेनी उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना। मानव कंकाल से संबंधित रोग एवं उनके लक्षणों का सही सुमेल नहीं है। टिटेनी उपास्थि के फटने के कारण चलने में दर्द होना। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 29। चैप्टर 9 श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यह सत्य है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यह सत्य है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, यह कथन भी सत्य है। कथन ए, बी और सी तीनों ही सत्य हैं। श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यह कथन सत्य है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, यह कथन भी सत्य है। एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, यह कथन भी सत्य है। कथन ए, बी और सी तीनों ही सत्य हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ए तथा बी दोनों के माध्यम से, यानी हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा, इन दोनों के माध्यम से। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? ए तथा बी दोनों, यानी हीमोग्लोबिन और रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग तथा श्वसन यानी रेस्पिरेशन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, यानी श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह कथन भी सही है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। कथन ए, बी और सी सभी कथन सत्य हैं। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग तथा श्वसन रेस्पिरेशन के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, यानी कथन ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। चलिए इसको देख लेंगे। श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर जबकि श्वसन कोशिकाओं के भीतर होता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है जबकि श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वासोच्छ्वास एक भौतिक क्रिया है जबकि श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? उपयुक्त सभी माध्यमों से। हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुलकर और बाइकार्बोनेट्स के रूप में, इन तीनों माध्यम से। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस माध्यम से होता है? उपयुक्त सभी माध्यमों से, यानी हीमोग्लोबिन के माध्यम से, प्लाज्मा में घुलकर और बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीश्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? प्लूरा झिल्ली। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? प्लूरा झिल्ली। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लॉटिस। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है?
श्वासोच्छ्वास। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? 5 लीटर। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? 5 लीटर। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? लगभग 2। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? लगभग 2। गहरी सांस लेने पर एक वयस्क मानव द्वारा कितने लीटर वायु ग्रहण की जाती है? 3.5 लीटर। गहरी सांस लेने पर एक वयस्क मानव द्वारा कितने लीटर वायु ग्रहण की जाती है? 3.5। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया। निम्नलिखित में कौन सा अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है? अनॉक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन ईस्ट एवं परजीवियों में होता है। यह अंतर सही नहीं है। अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह इन दोनों का अंतर है। अनॉक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यह भी इनका अंतर है। और अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यह भी इसका अंतर है। निम्नलिखित में कौन सा अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है? अनॉक्सी श्वसन जंतुओं एवं पादपों में, जबकि ऑक्सी श्वसन ईस्ट एवं परजीवियों में होता है। यह कथन अनॉक्सी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन का अंतर नहीं है, यानी यह कथन सही नहीं है। इसके अलावा अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जबकि ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह कथन इन दोनों का अंतर है। अनॉक्सी श्वसन पूर्णतः कोशिका द्रव्य में, जबकि ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। यह भी इनका अंतर है। अनॉक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 4 एटीपी अणुओं का, जबकि ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यह भी इसका अंतर है। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? 30 से 60 बार पर मिनट। नवजात शिशुओं में श्वसन की दर कितनी होती है? 30 से 60 बार पर मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी, एडीपी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी, एडीपी। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन। श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड CO निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। कार्बन मोनोऑक्साइड CO निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को। रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाला गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? अंतःश्वसन। रक्त एवं ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाला गैसीय विनिमय क्या कहलाता है? अंतःश्वसन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? निःश्वसन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? निःश्वसन। किण्वन के दौरान ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया से कुल कितने एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं? 2 एटीपीज। किण्वन के दौरान ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया से कुल कितने एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं? 2 एटीपीज। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट से सही कूट का चयन करें। चलिए एक एक करके दोनों कथन को देखेंगे और देखते हैं इसमें से कौन से कथन सत्य है। भ्रूणावरण एमनियोटिक सैक में तरल पदार्थ होता है। यह कथन सत्य है। अल्ट्रासाउंड स्कैन से भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट से सही कूट का चयन करें। भ्रूणावरण एमनियोटिक सैक में तरल पदार्थ होता है। यह कथन सही है। अल्ट्रासाउंड स्कैन से भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। यह कथन भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? बोमन संपुट। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? बोमन संपुट। बोमन संपुट श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता। श्वसनी, डायाफ्राम और श्वास नली भाग लेता है। श्वसनी, डायाफ्राम और श्वास नली श्वसन क्रिया में भाग लेता है और बोमन संपुट भाग नहीं लेता। किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है 15 से 18 प्रति मिनट। चलिए अब देखेंगे मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। 8 अंग दिए गए हैं, 8 को देखेंगे। नाक यानी नोज, नासा गुहा नेजल कैविटी, श्वास नली ट्रैकिया, फेफड़ा लंग्स, ग्रसनी फेरिक्स, स्वर यंत्र लैरिंग्स, श्वसनिकाएं ब्रोंक्यूलस और डायफ्राम। ये सारे ये 8 मुख्य अंग है मानव श्वसन तंत्र के। एक बार फिर से देख लेंगे मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। नाक यानी नोज, नासा गुहा नेजल कैविटी, श्वास नली ट्रैकिया, फेफड़ा लंग्स, ग्रसनी फेरिंग्स, स्वर यंत्र लैरिंग्स, श्वसनिकाएं ब्रोंक्यूलस डायफ्राम। ये 8 मानव श्वसन तंत्र के मुख्य अंग है। चैप्टर 10 पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को कहा जाता है कर्माकुचन। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की कर्माकुचन गति को कहा जाता है। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक। एंजाइम क्या है? जैव उत्प्रेरक। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रीन। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रीन। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। शरीर के किस भाग से पित्त रस का उत्पादन होता है? यकृत। शरीर के किस भाग से पित्त रस का उत्पादन होता है? यकृत। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के द्वारा प्राप्त है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के द्वारा प्राप्त है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? अपशेषी अंग। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? अवशेषी अंग। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद होता है? ग्लूकोज। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्यवान क्रम है? शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हास्यवान क्रम है? शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा? मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियों से तेज गति से अवशोषित होगा? मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत अल्कोहल। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया है पाचक प्रक्रिया है? ग्लूकोज का C2 और H2O में विघटन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? ग्लूकोज का CO2 और H2O में विघटन। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं?
डेंटाइन दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटाइन। पित्त रस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है? ए तथा बी दोनों। बिलीरुबिन और बिलवर्डिन। पित्त रस में कौन सा पित्तवर्णक उपस्थित होता है? ए तथा बी दोनों। बिलीरुबिन और बिलवर्डिन दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सेक्रेटिन। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? सेक्रेटिन। पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन है: ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वशीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। यह कथन पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित सत्य नहीं है, असत्य है। पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह कथन सत्य है। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती है। यह कथन भी सत्य है। भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। यह कथन भी सत्य है। पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन है: ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वशीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। यह कथन असत्य है। पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। यह कथन सत्य है। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां शामिल की जाती है। यह कथन भी सत्य है। भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। यह कथन भी सत्य है। पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है? ट्रिप्सिनोजेन, पित्ताशय। यह गलत है। टाइलिन, लार ग्रंथियां, यह सही है। पेप्सिन, अमाशय, सही है। माल्टेज, बड़ी आंत, सही है। पाचक एंजाइमों एवं उससे संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है? ट्रिप्सिनोजेन, पित्ताशय, यह गलत है। टाइलिन, लार ग्रंथियां, सही है। पेप्सिन, अमाशय, सही है। माल्टेज, बड़ी आंत, सही है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? यकृत। पित्तरस बाइल जूस का संचय किस अंग में होता है? पित्ताशय। पित्तरस बाइल जूस का संचय किस अंग में होता है? पित्ताशय। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्न्याशय। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? अग्न्याशय। छोटी आंत में स्रावित होने वाले पाचक हार्मोन कौन कौन से हैं? सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन, मेटिलिन, एंट्रोगेस्ट्रॉन। छोटी आंतों में स्रावित होने वाले पाचक हार्मोन: सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रीन, मेटिलिन, एंट्रोगेस्ट्रॉन। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीजेज कौन कौन से हैं? पीलिया, उल्टी, दस्त, कब्ज, अपच, मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, बवासीर, यकृत, सिरोसिस, पेचिस, गलसुआ, हैजा इत्यादि। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस कौन कौन से हैं? पीलिया, उल्टी, दस्त, कब्ज, अपच, मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, बवासीर, यकृत, सिरोसिस, पेचिस, गलसुआ, हैजा इत्यादि। अल्कोहल के निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यकृत। अल्कोहल के निराविशन डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यकृत। दंतवल्क इनेमल किस पदार्थ का बना होता है? हाइड्रोक्सीपेटाइट। दंतवल्क इनेमल किस पदार्थ का बना होता है? हाइड्रोक्सीपेटाइट। निम्नलिखित में से जानवरों का वह कौन सा समूह है जिनमें दांत नहीं पाए जाते हैं? मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। निम्नलिखित में से जानवरों का वह कौन सा समूह है जिनमें दांत नहीं पाए जाते हैं? मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। अमाशय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अमाशय जठर रस में लाइपेज और इमाइलेज स्रावित करता है। यह कथन सत्य नहीं है। अमाशय अस्थायी भंडारक का कार्य करता है। यह कथन सही है। अमाशय जठर रस के साथ भोजन को मिश्रित करता है। यह कथन भी सही है। अमाशय के निपटान की दर
भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। यह कथन भी सही है। अमाशय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अमाशय जठर रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। यह कथन सही नहीं है। अमाशय अस्थायी भंडारक का कार्य करता है। यह कथन सही है। अमाशय जठर रस के साथ भोजन को मिश्रित करता है। यह कथन भी सही है। अमाशय के निपटान की दर भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। यह कथन भी सही है। सजीव प्राणियों में निम्न में से कौन सी पाचन प्रक्रिया पाई जाती है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन। सजीव प्राणियों में निम्न में से कौन सी पाचन प्रक्रिया पाई जाती है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में अपघटन। कथन यानी ए मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्याख्या यानी आर दिया गया है, यकृत के पास 2 वसा पाचक एंजाइम होते हैं। इसका आंसर होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी कथन सही दिया गया है लेकिन उसका व्याख्या गलत है। कथन यानी ए मानव शरीर में यकृत वसा को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्याख्या यानी आर दिया गया है, यकृत के पास 2 वसा पाचक एंजाइम होता है। ए सही है यानी कथन सही है लेकिन आर गलत है यानी व्याख्या गलत है। मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन के अपमिश्रक अफ्लैटॉक्सिन के प्रयोग से प्रभावित होता है? यकृत। मानव शरीर का कौन सा अंग भोजन के अपमिश्रक अफ्लैटॉक्सिन के प्रयोग से प्रभावित होता है? यकृत।